हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सभी। होपफुली ऑल डूइंग वेल। सो आज हम बात करेंगे अपनी मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन की। तो मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन हम हर एग्ज़ाम से पहले निकाल देते हैं। यूजीसी नेट एग्ज़ाम से पहले हम जो है करंट अफेयर्स मैगजीन निकालते हैं, जिसमें हम वो सभी टॉपिक्स करंट अफेयर्स के इंक्लूड करते हैं जिन पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं या बनते हैं। ठीक है, तो मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन वैसे तो हमने एक मंथ पहले ये निकाल दी थी, बट आज मैं इस वीडियो में जितने भी करंट अफेयर्स हमने इस मैगजीन में इंक्लूड किए हैं, ठीक है, वो सब कवर करने जा रहा हूँ, जिसमें आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दूंगा। और पीपल एंड इन्वायरमेंट जो आपकी यूनिट है उसके भी काफ़ी सारे टॉपिक्स आज कवर हो जाएंगे आपके इस वीडियो के थ्रू। तो ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा। अगर आपको इन शॉर्ट में देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक है, डाउनलोड कर लीजिए मैगजीन। ठीक है, मे बी आपने अभी तक कर ली होगी क्योंकि हमने एक मंथ पहले ही अपनी मैगजीन है वो लॉन्च कर दी थी। ठीक है, तो सारे करंट अफेयर्स इसमें आपको मिल जाएगा। देखिए, करंट अफेयर्स की जब हम बात करते हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, तो आप ये मान कर चलिए कि आप सेव कर सकते हैं 4 to 6 मार्क्स। ठीक है, यानी कि 2 से 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैक्सिमम 4, बट जनरली 4 नहीं आते, 2 या 3 क्वेश्चंस ही आते हैं करंट अफेयर्स से। ठीक है, तो आप इतने मार्क्स जो हैं अप टू 6 मार्क्स आप अपने जो हैं वो सेव कर सकते हैं। अब की बार जून का जब एग्ज़ाम हुआ था 2020 का, तो उसमें भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी जो सभी शिफ्ट थी उनमें पूछे गए हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो अभी कर लीजिए। वहाँ पर बहुत सारे प्रैक्टिस मॉक टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। ओके, एंड फॉर द बेस्ट स्टडी नोट्स आप जो है हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। फॉर द स्टडी नोट्स ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स वी कवर 20+ सब्जेक्ट इन यूजीसी नेट। आप उन्हें चेक कर सकते हैं, अपने जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप उन्हें चेक कर सकते हैं। तो करंट अफेयर्स हम देखेंगे, करंट अफेयर्स रिलेटेड टू एजुकेशन एंड इन्वायरमेंट। देखिए, दो ही ऐसे जो मेनली जो दो ही पैटर्न पे या दो ही टॉपिक्स पर जो है करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम पर, या तो एजुकेशन पे, एजुकेशन से रिलेटेड, वो हायर एजुकेशन हो सकता है, सेकेंडरी एजुकेशन हो सकता है, या आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड। तो हम ये दोनों ही कवर करते हैं अपनी मैगजीन में। तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। इस पे क्वेश्चंस को तो हम इग्नोर कर ही नहीं सकते कि इस पे प्रोबेबिलिटी नहीं है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर कि क्वेश्चन ना आए। डेफिनेटली आ सकता है इस पे क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, एक्सपेक्टेड काफ़ी है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करेंगे। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज 2020, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। 29 जुलाई 2020 को ये पॉलिसीज अप्रूव की गई थी आपकी, ये इंट्रोड्यूस की गई है 29 जुलाई 2020। डेट्स इंपॉर्टेंट है। वैसे तो अभी ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते यूजीसी नेट में कि दिस पॉलिसी इज लॉन्च इन दिस डेट। ऐसे ये सिंपल टाइप के तो क्वेश्चंस नहीं आते हैं, थोड़ा लेवल इंक्रीज हो गया है। पर जब भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि कब ये पॉलिसीज जो हैं वो जो है इंट्रोड्यूस की गई थी 29 जुलाई 2020 में। ठीक है, और इसने रिप्लेस किया है 34 ईयर ओल्ड नेशनल पॉलिसीज ऑन एजुकेशन, जो कि लास्ट कब आई थी 1986 में, पूछा जा सकता है। ठीक है, जो लास्ट पॉलिसीज थी वो थी 1986, और 1986 की पॉलिसीज को रिप्लेस किया है आपका जो है 2020 एजुकेशन पॉलिसीज ने रिप्लेस किया है 1986 नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। देन अब देखते हैं स्कूल एजुकेशन के में क्या चेंजेस हुए हैं। फिर अभी हम स्कूल एजुकेशन कवर करेंगे, देन हम हायर एजुकेशन में देखेंगे। तो स्कूल एजुकेशन की बात करें तो एम ऑफ द न्यू पॉलिसी टू इन द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल विद 100% एट ग्रोस एनरोलमेंट रेशो इन स्कूल एजुकेशन बाई 2030। अब ये करंट अफेयर्स का सवाल बन सकता है यहाँ से। देखिए, ग्रोस एनरोलमेंट रेशो यानी कि जितने भी स्टूडेंट जितने भी बच्चे हैं कंट्रीज में वो उन सभी तक एजुकेशन पहुँचे, वो सभी स्कूल जाए। ठीक है,
इसका जो एम रखा है वो रखा है बाई 2030 तक, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि बाई 2030 तक जो सभी बच्चे हैं ना वो स्कूल जाना स्टार्ट कर ले, चाहे वो किसी भी एरिया से बिलोंग करते हो, चाहे वो दूर दरार के एरिया से बिलोंग करते हो, चाहे वो चाइल्ड लेबर हो, वो सभी स्कूल जाएं। ये एम रखा गया है 100% ग्रोथ एनरोलमेंट का इन स्कूल एजुकेशन। हायर एजुकेशन का ग्रोथ एनरोलमेंट रेशो अलग है, वो हम आगे देखेंगे। थ्रू द ओपन स्कूलिंग द NEP 2020 विल ब्रिंग 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बैक इनटू द मेन स्ट्रीम, यानी कि वो बच्चे जो अभी एजुकेशन से वंचित है, यानी कि एजुकेशन अवेल नहीं कर पा रहे, तो ओपन स्कूल जो है ये प्रोग्राम चलाएगी जो इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, आने वाले टाइम में, जिसमें ओपन स्कूलिंग सिस्टम में जो अभी बच्चे नहीं हैं, जो स्कूल नहीं जा पाते, वो भी स्कूल जाएंगे। देन अगेन जो है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द करंट 10+2 सिस्टम, जो अभी 10+2 होता है, 10th हाई स्कूल प्लस आपका इंटरमीडिएट, ठीक है, इन द स्कूल विल बी रिप्लेस्ड बाई न्यू 5+3+3+4, ठीक है, 5+3+3+4। अब ये क्या है, इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। 5+3+3+4 पे ही क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए इन्हें डिफरेंट स्टेज में जो है डिवाइड किया है। यहाँ पर 5 जो है आपका स्टार्टिंग जो 5 है, ठीक है, जो स्टार्टिंग 5 है वो है आपका फाउंडेशन, वो है आपका फाउंडेशन स्टेज। तो जो स्टार्टिंग के 5 है वो फाउंडेशन स्टेज है, ठीक है। देन आपका आता है प्रीपरेटरी स्टेज आता है, ठीक है। 3 ईयर जो रखा है वो रखा है प्रीपरेटरी स्टेज, यानी कि प्रारंभिक स्टेज। 3 ईयर जो रखा है वो प्रीपरेटरी स्टेज रखा है। 3 ईयर जो ये जो 3 है, ठीक है, इस 3 ईयर, ये 3 ईयर है आपका मिडल एज, ये है आपका मिडल एज, ठीक है, मिडल एज में। देन जो लास्ट में 4 ईयर बचते हैं वो है आपका सेकेंडरी स्टेज, यानी हायर सेकेंडरी लेवल पे जो होता है, ठीक है। ये लास्ट 4 जो है वो है सेकेंडरी स्टेज। तो आपको यहाँ पर स्टेज पता चल गए होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो ये स्टार्टिंग 5 है वो है फाउंडेशन स्टेज, देन आता है प्रीपरेटरी स्टेज यानी कि प्रारंभिक स्टेज, देन आता है मिडल एज स्टेज, देन आता है आपका सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। तो ये आपकी 4 स्टेजेस हैं, 5+3+3+4। तो इसका मतलब क्या है वो आपको पता चल गया होगा। तो इसका जो करिकुलम है उसका जो स्ट्रक्चर्स है एज का वो है 3 to 8, 8 to 14, यानी कि जो आपका फाउंडेशन स्टेज के लिए रहेगा एज वो रहेगी 3 to 8, ठीक है। देन प्रीपरेटरी स्टेज के लिए रहेंगी 8 to 11, देन मिडिल एज के लिए रहेंगी 11 से 14 ईयर, देन आपके सेकेंडरी स्टेज के लिए रहेंगी 14 to 18 ईयर्स, ठीक है। तो ये ईयर्स भी रखी, यानी कि इस ईयर के बच्चे इस स्टेज में हो गए। अगर बच्चा 3 से 8 साल का है तो वो फाउंडेशन स्टेज में होगा, 8 से 11 साल का है तो वो प्रीपरेटरी यानी कि प्रारंभिक स्टेज में होगा, मिडल एज में बच्चा जब होगा जब वो 11 से 14 साल का होगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर 10+2 सिस्टम को रिप्लेस किया गया है आपका 5+3+3+4 सिस्टम पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको कंप्लीट डिफाइन कर दिया कि 4 स्टेज है ये, ठीक है, और एज का क्या कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। ओके, देन अंडर द स्कूल करिकुलम द न्यू सिस्टम विल ब्रिंग एन अनकवर्ड एज ग्रुप ऑफ 3 to 6, ठीक है। अनकवर्ड एज था, ये पहले एज कवर की नहीं जाती थी, प्रारंभिक आपका प्रीपरेटरी स्टेज से ही काउंट किया जाता था। तो अब ये भी जो है फाउंडेशन स्टेज भी इंक्लूड की गई है। एज पर द न्यू पॉलिसी देयर विल बी 12 ईयर ऑफ स्कूलिंग विथ 3 ईयर ऑफ आंगनवाड़ी एंड प्री स्कूलिंग। तो यहाँ पर 12 ईयर ऑफ स्कूलिंग होगी आपकी टोटल। देन वोकेशनल एजुकेशंस को यहाँ पर काफ़ी जोर दिया गया है वोकेशनल एजुकेशन पे, ठीक है। फ्रॉम क्लास 6 वोकेशनल एजुकेशन विल स्टार्ट विद
एंटर इंटर्नशिप, ठीक है। क्लास 6 से जो है वोकेशनल ट्रेनिंग, वेरियस वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, वो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्लास 6 है, अब बच्चा जो है वोकेशनल एजुकेशन चूज कर सकता है और अपनी इंटर्नशिप कर सकता है। As per the new education policy, the teaching up to at least grade 5 will be in mother tongue. ग्रेड 5 तक का जो होगा वो मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई जाएगी, किसी पर भी कोई भी लैंग्वेज इम्पोज नहीं की जाएगी। अभी काफ़ी न्यूज़ थी कि जो साउथ के स्टेट्स हैं उनका कहना था कि हम पे हिंदी जो है इम्पोज की जा रही है, ठीक है, हम अपनी मदर टंग को छोड़ के हिंदी क्यों पढ़ें, ठीक है, या हिंदी स्कूलों में क्यों पढ़ाई जाए, ठीक है। तो कहना था साउथ के काफ़ी सारे स्टेट्स का कि उन पे हिंदी इम्पोज की जा रही है, तो उसे भी यहाँ पर क्लियर किया गया है। देन असेसमेंट रिफॉर्म विद होलिस्टिक प्रोसेस कार्ड, 360 डिग्री प्रोसेस कार्ड्स होंगे। NCTE इन कंसल्टेशन विद NCERT। अब NCERT क्या होता है आपने पता ही होगा, अगर फुल फॉर्म नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। NCT क्या होता है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है, ये होती है आपकी NCTE, ठीक है। तो NCTE और NCERT को फॉर्मुलेट किया जाएगा इन कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एजुकेशन। NCT जो कि होगा NCFTE 2021, मतलब यहाँ पर NCTE और NCERT को फॉर्मुलेट करके, ठीक है, एक नया फ्रेमवर्क बनाया जाएगा जो होगा NCFTE 2021। और जो BEd डिग्री होगी वो होगी मिनिमम जो होगी वो होगी आपकी क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग विल बी 4 ईयर इंटीग्रेटेड BEd डिग्री बाई 2030 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। NCT और NCERT जो अलग अलग जो अभी जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, उन्हें एक नए फ्रेमवर्क में लाया जाएगा NCFTE 2021 में, ठीक है, बाई 2030 तक होगा। और 4 ईयर इंटीग्रेटेड BEd जो होगी वो मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशंस होगी, ठीक है। अब हायर एजुकेशन की बात कर लेते हैं। अभी तक तो हमने स्कूल एजुकेशन की बात करी, अब हायर एजुकेशन की बात कर लेते हैं। इन हायर एजुकेशन ग्रोस एनरोलमेंट रेशो टू बी राइज्ड बाई 50%। देखिए उसमें अप टू 100% करना था 2030 तक, और इसमें 2035 तक जो है वो राइज करना है, जितना अप है उससे 50% मोर। एंड 3.5 करोड़ सीट्स विल बी एडेड इन हायर एजुकेशन। 3.5 करोड़ सीट्स जो है ऐड होनी है। अब जो कॉलेजेस में काफ़ी कम सीट्स रहती हैं तो उन्हें इंक्रीज किया जाएगा। हायर एजुकेशन करिकुलम टू बी पोज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट, वेरियस एंट्री एग्जिट टू बी अलाउड। वेरियस एंट्री और एग्जिट होंगे, जैसे आप इंटीग्रेटेड कोर्सेज आते हैं, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप BBA प्लस MBA कर सकते हैं, 1 ईयर कम हो जाता है आपका उसमें, ठीक है। तो ऐसे वेरियस एग्जिट एंड एंट्री मोड्स हो गए। फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट विल बी एस्टैब्लिश। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो आप अपने जो क्रेडिट्स हैं, ठीक है, जो क्रेडिट स्कोर्स, आप देखिए आने वाले टाइम में हर चीज़ के लिए क्रेडिट्स दिए जाएंगे, ग्रेड्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो वो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स बनेगा, इस्टेब्लिश होगा, जिसमें आप अपने जो क्रेडिट है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्रेडिट दिए जाते हैं फॉर वेरियस कोर्सेज को, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, ठीक है, उस लेवल के डॉक्टरल, PhDs, MPhil, ठीक है, डिफरेंट क्रेडिट्स होते हैं। तो एकेडमिक बैंक बनाया जाएगा, इस्टेब्लिश किया जाएगा, इट्स इम्पोर्टेंट। Fostering a strong research culture and building research capacity across higher education, National Research Foundation will be created as a apex body। तो National Research Foundation के अंडर जो आएंगी वो सारी रिसर्च कल्चर डेवलप किया जाएगा। अपेक्स बॉडी होगी, यानी कि सर्वोच्च बॉडी होगी, जैसे कि इंडिया में सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसी एक बॉडी बनाई जाएगी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जिसके अंदर वेरियस रिसर्च होगी, जितनी भी रिसर्च इंडिया में होगी, ठीक है, वो इस जो है बॉडी के अंदर आएगी। इसके अंडर जो है आपकी आएगी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन
क्रिएट किया जाएगा, ये अगेन इम्पोर्टेंट हो जाता है। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI बनाया जाएगा और ये रिप्लेस करेगा आपका UGC को जल्दी ही, ठीक है। कब करेगा ये कुछ डिफाइन नहीं है। विल बी सेट अप फॉर द इंटायर हायर एजुकेशन एक्सक्लूडिंग मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन। अब ये क्वेश्चन बन जाता है, देखिए ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं अगर थोड़ा सा हाई लेवल है। देखिए हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया में मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन नहीं आएगी, ठीक है। नेशनल मेडिकल इंस्टीट्यूट्स जो हैं आपका, वो नेशनल मेडिकल काउंसिल जो है वो मेडिकल एजुकेशन अभी कंट्रोल करती है और वही आगे भी कंट्रोल करेंगे, ठीक है। विद अ सिंगल ओवर रीचिंग अम्ब्रेला बॉडी बनेगी, ये सभी कॉलेजेस सभी मतलब मेडिकल एंड एजुकेशन को छोड़ के सभी इसके अंडर आएंगे, ठीक है। अब जो UGC के नीचे आते हैं, अब हायर एजुकेशन की जो है बॉडीज होंगी 4, ठीक है, सपोर्टिंग बॉडीज। वो होगी आपकी नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, देन for regulation, General Education Council for standard setting, Higher Education Grant Council for funding and National Accreditation Council for accreditations, ठीक है। तो ये 4 जो है सपोर्टिंग बॉडीज होगी आपके HECI के, ये यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर, ठीक है। In 15-year affiliation system will be passed out with graded autonomy to colleges. इन 15 ईयर जो हो अफिलिएशन एंड ग्रेडेड सिस्टम में ऑटोनॉमी मिलेगी कॉलेजेस को, ठीक है। देन सम अदर फैक्ट्स भी देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको डिटेल में हर फैक्ट्स बता रहा हूँ जिन पे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर क्वेश्चन कैसे भी बन जाए आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे, बट अगर आप ओनली क्वेश्चन रटेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। NEP 2020 will be emphasized in setting up the Gender Inclusion Fund Special Education Zone for Disadvantaged Region and Groups, यानी कि जहाँ पर एजुकेशंस अवेलेबल नहीं है, इजीली अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर स्पेशल एजुकेशन जोन्स बनाए जाएंगे। देन सेटअप किया जाएगा जेंडर इंक्लूजन फंड्स, ठीक है। जेंडर इंक्लूजन फंड जो है वो सेटअप किया जाएगा टू इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन द एजुकेशन सेक्टर टू रीच 6% ऑफ द GDP एट द अर्लीस्ट, एंड फॉर दिस बोथ द सेंटर एंड स्टेट विल वर्क टुगेदर। देखिए अब जो है वो टोटल GDP का जो है ना 6% तक जो इन्वेस्ट किया जाएगा एजुकेशन में, ठीक है। अब कितना किया जाता है वो आप बता सकते हैं इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है, कि अब इंडिया कितना खर्च करता है अपने GDP। इसमें स्टेट एंड सेंटर दोनों ही आएंगे, क्योंकि स्टेट जो लिस्ट है ना, जो एजुकेशन है वो स्टेट मैट्रिक्स हो जाता है, ठीक है। तो उसमें सेंटर एंड स्टेट दोनों साथ में काम करेंगे। In the both school and higher education, NEP will promote a multilingualism. Therefore, the National Institute for Pali, Persian, Prakrit, Indian Institute of Translation of Interpretation to be set up. तो ये कुछ इंस्टीट्यूट सेटअप किए जाएंगे मल्टी लैंग्वेजेस में। आप एजुकेशन इसमें सभी लैंग्वेजेस को अच्छे से प्रमोट करने की बात है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। आप थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे इन सभी टॉपिक जो कवर किए हैं उन पर एक्सपेक्टेड बन सकते हैं। तो पहले आता है कि अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ होम कमिटी for evaluation of the new education policy submitted its report in May 2016, तो वो था आपका लेट श्री TRS सुब्रमण्यन, ठीक है। तो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लेट श्री TRS सुब्रमण्यन द फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी कमिटी फॉर इवेल्युएशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी सबमिट इट्स रिपोर्ट इन May 2016। तो न्यू NEP 2020 द करंट 10+2 सिस्टम इज रिप्लेस बाई 5+3+4, जिसमें मैंने आपको 4 स्टेजेस बताई थी, वो आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज 2020 द टीचर विल बी एबल टू टीच लेसन्स इन मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज अप टू द ग्रेड 5, यानी कि अप टू द ग्रेड 5 आप टीच, अप टू द ग्रेड 6 आप जो है क्लास 5 आप जो है ना अपनी मदर टंग में टीचर जो हैं वो एबल टू टीच होंगे मदर टंग्स में। अगर कोई सपोज तमिलनाडु है तो वो तेलुगु में बच्चा जो है वो एजुकेशन ले सकता है अप टू ग्रेड 5, ठीक है।
then by which year the minimum degree qualification for teaching is going to be 4-year integrated B.Ed degree, वो होगा आपका by 2030 तक, ये भी हमने कवर किया है. Who among the following was the chairman of newly constituted drafting NEP 2020 in June 2017? तो वो हैं आपके डॉक्टर के कस्तूरी रंगन. ठीक है, ये जो है आपके चेयरमैन ऑफ न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड ड्राफ्टिंग कमिटीज. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज 2020, बाई हाउ मच परसेंटेज द ग्रोस एनरोलमेंट रेशो इन हायर एजुकेशन? इन हायर एजुकेशन अप टू 50%, इन स्कूलिंग अप टू 100% इंक्रीज होगा. मतलब इन जो हायर एजुकेशन है उसमें 50% का टारगेट रखा गया है अप टू 2035, और 2030 तक जो रखा गया है टारगेट इन स्कूल में रखा गया है, स्कूल एजुकेशन में अप टू 100%. ओके. देन विल बी क्रिएटेड एन अपेक्स बॉडी फॉर फॉस्टरिंग ए स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर. तो कौन सी बॉडी बनाई जाएंगी? वो बनाई जाएगी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन. ठीक है. तो ये कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे, होपफुली आपको जो है क्लियर हो गए होंगे. अब थोड़ा अदर जो करंट अफेयर्स है वो देख लेते हैं. जुलाई 12 मलाला डेज है, मलाला यूसुफजई. ठीक है, ये जो डेज बनाया जाता है सेलिब्रेट, अगर मलाला यूसुफजई के बारे में आपको पता नहीं है तो आप ज़रूर पढ़ें. इनका स्ट्रगल्स, इनकी बुक्स हैं, ठीक है, वो आप पढ़ सकते हैं. आपको पता चलेगा कि कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया फॉर द एजुकेशंस. ठीक है, बच्चों के एजुकेशंस के लिए. ठीक है. तो मलाला इज अ शॉट इन द हेड ऑफ तालिबान gunman after the advocated for education girls in 2012. The soon return and continue advocacy for the gender right and despite the attack. ठीक है, तो इन पर अटैक्स भी हुआ था. फिर इन्होंने जो एजुकेशंस हैं, गर्ल्स एजुकेशंस के लिए बहुत काम किया था. ठीक है, इन्हें ग्लोबल जो नेशनल यूथ पीस प्राइज़ भी मिला है. ठीक है, और इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला है इन 2014. ठीक है. अच्छा, नोबेल प्राइज़ इन्हें 2014 मिला है. क्वेश्चन बनता है कि 2014 में एक इंडियन को और ग्लोबल नोबेल प्राइज़ मिला था, तो नोबेल पीस प्राइज़ मिला था, वो किसे मिला था? ठीक है, एक तो यूसुफजई को, मलाला को मिला था, दूसरे एक इंडियन को मिला था. उनका नाम क्या है वो आप बता सकते हैं कमेंट्स में. ठीक है. युक्ति 2.0 लॉन्च्ड. अब युक्ति क्या है? युक्ति इज ए ऑनलाइन डिपॉजिटरी फॉर इनोवेटिव आइडिया. इट्स एम एट फोस्टरिंग इनोवेशन अमॉन्ग स्टूडेंट्स एंड टीचर. Through the platform, the students can learn the current innovation and improve their creativity. Apart from students, the platform will also help farmer and businessmen to develop innovation suitable for their field of work. ठीक है, तो युक्ति क्या है? युक्ति है एक इनोवेटिव आइडिया डिपॉजिटरी, जहाँ पर आप अपने इनोवेटिव आइडिया जो है वो सबमिट कर सकते हैं. इट्स एम टू, इसका एम है फोस्टरिंग करना, बढ़ावा देना इनोवेशन को अमॉन्ग स्टूडेंट्स एंड टीचर्स में. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. युक्ति एक, ये तो युक्ति 2.0 और युक्ति और लॉन्च किया गया था. युक्ति है यंग इंडिया competing COVID-19 with knowledge, technology and innovation. Web portal was launched in April 2020. It intended to cover different dimension of COVID-19 challenge in comprehensive way. तो युक्ति ये भी आ सकता है, ये भी क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकता है कि यंग इंडिया कंपेटिंग कोविड-19 विद नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन. युक्ति क्या है? ठीक है, और ये युक्ति 2.0 अब लॉन्च किया गया. जो युक्ति 2.0 लॉन्च किया गया है वो प्रमोटेड विद द नेम ऑफ मैसिव इंडिया नोवेल्टी डिपॉजिटरी. ठीक है, MIND. तो ये भी इम्पोर्टेंट है. ओके. इंडिया ज्वाइन ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो है पार्टनरशिप जो है GPAI इंडिया ने ज्वाइन की है. GPAI क्या है? इज ए इनिशिएटिव ऑफ काइंड ऑफ विद द हेल्प टू अंडरस्टैंड द अपॉर्चुनिटीज एंड द चैलेंजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेटर. द GPAI विद into opportunity to bridge the gap between theories of AI and AI supported researches to increase AI related priorities. ठीक है, तो GI क्या है? ये फर्स्ट इनिशिएटिव है जो कि AI
AI पे यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है ग्लोबल पार्टनरशिप्स है अमंग मैनी कंट्रीज लाइक यहाँ पर कनाडा, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन, USA, ये सारी कंट्रीज हैं। इंडिया ने भी क्या है, इंडिया हैड रिसेंटली लॉन्च नेशनल AI स्ट्रेटेजी एंड नेशनल AI पोर्टल. इट हैज़ लेवरेज्ड AI across various sectors such as education, healthcare, agriculture, e-commerce, telecommunication. तो इंडिया ने भी अपना AI स्ट्रेटजी या नेशनल AI पोर्टल लॉन्च किया था। देन क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट जो है करंट अफेयर्स टॉपिक है वो है आपका नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एंड कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अभी काफ़ी कुछ टाइम पहले इसके बारे में काफ़ी जिक्र हुआ था और काफ़ी न्यूज़ में भी आया था, आपने ज़रूर देखा होगा। तो क्या की हाईलाइट है, द रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन ऑफ रेलवे, बैंक एंड SSC विल कम अंडर वन एग्जामिनेशन नेम्ड कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट. द ऑनलाइन मोड ऑफ टियर 1 एग्जामिनेशन ऑफ CET विल बी कंडक्टेड बाय नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ठीक है, तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है, ये बेसिकली प्रीलिम्स एग्जाम है, यानी कि अब देखिए SSC, रेलवे, बैंक सबका अलग अलग प्रीलिम्स होता है। तो ये जो है टियर 1 एग्जामिनेशंस के लिए है, ठीक है, जिसमें रेलवेज का ग्रुप B एंड C से आता है, बैंक एंड SSC। तो जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होते हैं, देखिए अब जैसे बैंक्स का प्री होता है, फिर मेन होता है, ऐसे SSC का प्री होता है, फिर मेन होता है, ठीक है। तो जो प्री कॉमन एग्ज़ाम है, ठीक है, तो वो प्री का कॉमन एग्ज़ाम होगा। मेन तो उनके हो गए ही अलग अलग, बट जो प्री का कॉमन एग्ज़ाम है वो आपका CET है, ठीक है, यानी कि कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है, यानी कि प्री आपको अब अलग अलग एग्ज़ाम के प्री देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो द NRA विल कंडक्ट ए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर ग्रेजुएट लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल एंड द matriculate level candidate. The score of CAT will be valid for 3 years, but one can reappear in the examination to upgrade his position and score. ठीक है, अप टू 3 ईयर तक ये वैलिड रहेगा और उसे रीअपियर किया जा सकता है अपग्रेड पोजीशन अपडेट होने पर। CAT will be the first tier of recruitment examination and the other tier will be conducted to be concerned recruitment agency. जैसे मैंने बताया प्रीज जो हो गया वो CAT के द्वारा होगा, मीन्स तो अलग अलग हो गई। ठीक है, दिल्ली स्कूल बैग पॉलिसीज, इसे भी थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें क्या है। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने एक रूल लाया है कि जिसमें क्लास 1 एंड क्लास 1 से लेकर क्लास 10 के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो बैग का वेट है, अब आपको पता ही होगा कि CBSE और ICSE के जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनका बैग बहुत भारी रहता है, ठीक है, और काफ़ी सारी बुक्स रहती, कुछ तो ऐसी बुक्स रहती है जो कभी पढ़ने का चांस ही नहीं मिलता या कभी पढ़ाई ही नहीं जाती, पर जब भी स्कूल कहता है कि आप उन्हें परचेज कर लीजिए। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था CBSE में कि ऐसी बहुत सारी बुक्स थी जो हमने कभी पढ़ी नहीं थी बट परचेज कर ली थी। तो इसे रिड्यूस करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट रूल लाए हैं, जिसमें क्लास 1 to 10 के लिए जो स्टूडेंट्स का वेट है, सपोज स्टूडेंट्स का वेट है 30 kg, ठीक है, तो उसका 10% ही बैग वेट होना चाहिए, यानी कि बैग का जो वेट है वो 3 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर स्टूडेंट्स का वेट है 30 kg तो जो उसके बैग का वेट है वो 3 kg ही होना चाहिए, ठीक है। तो बस ये इतना ही इम्पोर्टेंट था। अब थोड़ा सा जो है हम देख लेते हैं अबाउट द करंट अफेयर्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। तो पहला जो इम्पोर्टेंट है वो है कालीवली वेटलैंड। कालीवली वेटलैंड आपको पता तो होगा कि वेटलैंड होते क्या है, अगर नहीं पता है तो ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। वेटलैंड से रिलेटेड रामसर कन्वेंशन आपके UGC नेट में भी सिलेबस में इंक्लूडेड है कि रामसर कन्वेंशन क्या था और रामसर कन्वेंशन साइट्स क्या होती है, ठीक है, ओके। So this decision is highly appreciated by the forest department official and conservationists with the boost their effort to protect the wetland in the home of diverse flora and fauna. Flora and fauna क्या होता है, ये भी आपका टॉपिक है आपके UGC नेट पीपल एंड एनवायरनमेंट में। फ्लोरा एंड फ्यूना क्या होता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि ये बेसिक है। जब आप पीपल एंड एनवायरनमेंट पढ़ेंगे तो फ्लोरा एंड फ्यूना के बारे में तो डेफिनेटली आपको पढ़ना ही पड़ेगा,
ठीक है। मैं फ्लोरा के बारे में बता देता हूँ। फ्लोरा मीन्स जो भी आपके जो भी आपके पौधे हैं, ठीक है, जो भी औषधि हैं, पौधे, प्लांट्स, ठीक है, रूट्स, वो सब आपके जो होते हैं फ्लोरा में इंक्लूड होता है। तो आप मुझे बताइए फ्योना में क्या इंक्लूड होता है। चलिए, तो कालावली वेटलैंड जो है वो सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है इन साउथ इंडिया, द फर्स्ट लार्जेस्ट इन द प्लूकेट लेक, ठीक है। फर्स्ट जो है लार्जेस्ट है इन प्लूकेट लेक, और जो आपकी सेकंड लार्जेस्ट है इन वाटर लेक इन साउथ इंडिया, ठीक है। इट लोकेटेड टू नियर ऑफ मरक्कनम ऑन द ईस्ट कोस्ट road of Kalavali Lake. The wetland spread over the 670 square kilometer. Kalavali Lake is connected to the Bay of Bengal through Uppkali Creek and the Itiyentu Sanctuary. अगर सपोज अगर मैंने ये अच्छे से प्रोनाउंस नहीं किया तो आप बता सकते हैं अगर आप वहाँ से हैं तो, ठीक है। तो ये जो है कनेक्टेड करता है बे ऑफ बंगाल को थ्रू उपकुली क्रीक के थ्रू, ये जो है कनेक्ट करता है। साउथर्न पार्ट ऑफ द वेटलैंड वाज डिक्लेयर्ड इन द रिजर्व्ड लैंड इन द ईयर 2021। इतना ही आपके लिए जानना ज़रूरी है, इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़्यादा डिटेल में जो है ज़्यादा हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं बनता। इंडिया फर्स्ट सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट टू बी ओपन इन चेन्नई। तो इंडिया का फर्स्ट सेंटर वेटलैंड जो है वो ओपन हुआ है आपका कहाँ पर, चेन्नई में, ठीक है। चेन्नई में, ये इम्पोर्टेंट है तो ये याद रखिएगा, ठीक है। व्हाट आर वेटलैंड्स, तो वेटलैंड्स क्या है तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। वेटलैंड इज ए डिस्टिंक्ट इकोसिस्टम दैट इज फ्लोटेड ऑफ वाटर, दे आर फ्लोटेड either permanently or seasonally in such ecosystem। यानी कि देखिए पानी में, या आप कह सकते हैं एक बड़ी से पानी की लेक में, ठीक है, जो फ्लोट करता है, मतलब उसके ऊपर जो है फ्लोरा होता है, ठीक है, और वो फ्लोट करता है। उसके ऊपर काफ़ी सारे ऐसी जो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, ठीक है, फ्लोरास होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो वो जो हैं आपके वेटलैंड्स होते हैं, ठीक है। इंडिया में जो है 42 रामसर साइट्स हैं, हैव बीन डेजिग्नेटेड एज ए वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस एंड दे कवर 4.6 ऑफ इंडियन लैंड मास। तो इंडिया के टोटल क्षेत्रफल में 4.6 जो है वो वेटलैंड है। इतना एरिया जो है वो वेटलैंड ने कवर कर रखा है, ठीक है। तो 42 रामसर साइट्स है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेशनल मरीन टोटल एक्शन प्लान लॉन्च, ठीक है, कछुओं के लिए, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट हैज रिलीज कंटेनिंग वे ऑफ मीन एंड प्रमोट द इंटर सेक्टरल एक्शन ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है। ये लॉन्च किया गया, इतना ही आपके लिए जरूरत है। UNEP ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट 2021, ये इंपॉर्टेंट है, वो जाती है रिपोर्ट, इन पर क्वेश्चन आ सकता है। एज पर द रिपोर्ट क्लाइमेट cases have nearly doubled over the last 3 years, increasing climate cases and increasingly compelling the government and corporate actors and implement their climate commitment. In case also compelling the government to pursue more ambitious climate change mitigation and adaptation goal. Okay, तो ये रिपोर्ट्स जो हैं वो तैयार की गई है यूएनईपी क्या है आपका यूएनईपी। फिर ये देखिए यूएनईपी, ये ऑर्गेनाइजेशन पे आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, और ये पीपल एंड एनवायरनमेंट का भी पार्ट है। तो यूएनईपी इज ऑल्सो कॉल्ड ए यूएन एनवायरनमेंट, was established by the Maurice Strong in June 1972 following in the UN conference on the human environment in स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो है वो आपका पार्ट है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के नाम से आपका जो है सब्जेक्ट में गिवन है पीपल एंड एनवायरनमेंट में। द ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन
coordinating the response to environmental issues within the United Nations system. It provides the leadership, delivery science, and develop the solution on issues like climate change, management of marine terrestrial ecosystem, green economic development, and it also develop the international environmental agreement and help in achieving the environment टारगेट। तो UNEP क्या है, इसका वर्क क्या है, ठीक है, वो आपको जो है पता चल गया होगा। द प्राइमरी एम ऑफ UNEP इज टू हेल्प टू वर्ल्ड टू मीट द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। 17 देखिए SDG, आपको ये सारे जो गोल है वो पता होने चाहिए, कितने SDG गोल्स है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ ही सकता है और आपके सिलेबस में भी इंक्लूड है आपके SDG, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपके इंक्लूड है, ज़रूर उन्हें अच्छे से पढ़िएगा। 17 है और इवन मैं तो कहूँगा कि उन्हें रट लीजिएगा क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021, तो इसमें क्या है, तो एज पर द रिपोर्ट मॉनसून कंटिन्यूड फॉर द मंथ लॉन्गर देन नॉर्मल इन इंडिया ईयर 2019। तो जो मॉनसून जो था वो लॉन्गर रहा है इन 2019 में फॉर ए मंथ लॉन्गर, ठीक है। नॉर्मली जितने टाइम्स आप देख सकते हैं कि जैसे कि अब जो मॉनसून होता है विंटर समर, ठीक है, वो अब उनमें टाइम का काफ़ी डिफरेंस हो गया है, ठीक है। विंटर काफ़ी देर से स्टार्ट होता है, ठीक है, जल्दी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है वो सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ है, ठीक है। Heavy rain caused to severe flooding in India that is resulting into the death of 1800 across 14 states. The flood also caused to displacement of 1.8 million people. ये ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में निकल के आया है। एज पर द रिपोर्ट 8 ट्रॉपिकल साइक्लोन came in India. 6 of them intensified to very severe, ठीक है। Then report further highlight the extremely severe cyclone Feni, जो जिसमें बांग्लादेश एंड इंडिया बहुत इफेक्ट किया था, ठीक है, फेनी को, और ये फेनी नाम भी बांग्लादेश ने ही दिया था। For the period of 2000 to 2014, the economic losses in terms of purchasing power parity accounts to around US 2.56 trillion because of extreme weather condition. तो परचेसिंग पावर पैरिटी, वैसे ये टॉपिक्स है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, परचेसिंग पावर पैरिटी फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो परचेसिंग पावर पैरिटी जो है वो कम हुआ है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ओके। तो द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स क्या कहता है, तो द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स इज एनुअली पब्लिश्ड बाय द German watch. The index analyzes the impact of extreme climate event in the country and economy, ठीक है। तो ग्रीनविच जो है वो जर्मन वॉच जो है वो इस रिपोर्ट्स को निकालता है, जो कि एक नॉन प्रॉफिट एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडेड हुई थी 1991 में, ठीक है। वो बताती है कि कंट्री क्लाइमेट चेंज से उस कंट्रीज़ की इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ा है और उस कंट्रीज़ पे क्या इफेक्ट पड़ा है। क्लाइमेट एडेप्शन समिट 2021 हुआ था, ये ऑनलाइन हुआ है आपका जनवरी 25, 2021 को। द समिट ऑल्सो शोकेस द पायनियरिंग सॉल्यूशन ऑफ क्लाइमेट इमरजेंसी एंड सस्टेनिंग मोमेंटम थ्रू UNFCCC COP26, ठीक है। एम क्या थे इसके, द समिट वॉज ऑर्गेनाइज विद द एम टू रियलाइजिंग the transition which is required for the climate resilient world. The summit focused on securing the new investment in order to ensure the million of smallholder farmers could adapt the impact of climate on food production. What is green tax? अब ये important है। तो green tax is reduce the pollution level. ये उन vehicles पे लगेगा जो कि older than 8 ईयर है। अभी गवर्नमेंट ने भी कहा है कि जो 14 साल से पुराने व्हीकल्स है उनका हेल्थ चेकअप होगा, ठीक है। उनका फिटनेस सेंटर्स बनाए जाएंगे, वहाँ पर उनका फिटनेस सर्टिफिकेट तैयार होगा, ठीक है।
तो ये भी आपका जो है वो ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा जो कि ज़्यादा पुराने हैं उन पे। तो अंडर द ग्रीन टैक्स नॉर्म द ट्रांसपोर्ट व्हीकल ओल्डर देन 8 ईयर विल बी चार्ज विद द ग्रीन टैक्स एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल ऑफ फिटनेस सर्टिफिकेट। At the time of renewal fitness certificate, they will be charged at the rate of 10% and 25% of road tax. तो 10 से लेकर 25% ऑफ रोड टैक्स लगेगा उन पे। तो ग्रीन टैक्स इज ऑल्सो कॉल्ड ए पॉल्यूशन टैक्स ऑन इन्वायरमेंटल टैक्स। द टैक्स इज एक्साइज ड्यूटी ऑन गुड्स एंड रिजल्ट इनटू द इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट एंड इकोनॉमिक थ्योरी सेड दैट if tax will be charged on emissions causing pollution will lower than environment impairment in a cost effective manner. The tax is encourage the behavioral change in the household farms and required a reduce the pollution. तो इनका कहना है कि इससे जो है वो reduce होगा pollutions, ठीक है, pollutions emissions जो है वो reduce होगा। then आपका next है and the last one what is blue jet lighting। तो ब्लू जेट लाइटिंग देखी गई थी फरवरी 26, 2019 में। साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था ये लाइटिंग है अबाउट 10 to 20 मिली सेकेंड्स तक ये रही थी, ठीक है। ये नॉर्मल लाइटिंग डिस्चार्ज है, जैसे कि आपका रेनबो दिखता है आपको एक तरीके से बारिश होने के बाद, तो ये कुछ ऐसी लाइटिंग हुई थी जो कि हुई थी ड्यू टू अपर पॉजिटिव चार्ज रीजन एंड थंडर क्लाउड एंड ए नेगेटिव स्क्रीनिंग लेयर अबव द चार्ज रीजन, ठीक है। तो इसकी वजह से ये ब्लू जेट्स हुई थी। तो ब्लू जेट्स क्या है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन करंट अफेयर, तो आपको पता होना चाहिए इसे थंडर क्लाउड एंड इट्स ए लाइटनिंग। ये क्या है, ब्लू जेट्स क्या है, एक लाइटनिंग हुई है ड्यू टू थंडर क्लाउड एंड ए नेगेटिव स्क्रीनिंग लेयर अबव द चार्ज रीजन। अगर आपको थंडर क्लाउड्स या इसके बारे में अपर पॉजिटिव या लोअर पॉजिटिव रीजन के बारे में पढ़ना है तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। इन्वायरमेंट आप जितना पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए बेटर रहता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है। ओके, सो गाइस दिस ऑल अबाउट द टुडे सेशंस। इसमें सभी जो इम्पोर्टेंट और जो एक्सपेक्टेड है वो करंट अफेयर्स हमने कवर किया है। होपफुली आपने इस सेशंस को एंजॉय किया होगा। सो थैंक यू वेरी मच टू वॉच आउट दिस सेशन।